ट्रायम्फ ऑफ एंडेवर, प्रयास की जीत, प्रयत्नांचा विजय. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब. वेलकम टू माय चैनल ट्रायम्फ ऑफ एंडेवर. तो आज के वीडियो में हम देखने वाले आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है उसके लॉजिकल रीजनिंग के ऑल 40 क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं. क्योंकि आपका अभी एग्जाम भी होगा तो एग्जाम के पहले एक बार आपका रिवीजन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसी के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ. टोटल 40 क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है. और ऑल दी बेस्ट सबको एग्जाम के लिए. तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम सीधा जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ. सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी. तो अब देखो हम डायरेक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने वाले हैं, मतलब डायरेक्टली ट्रिक से ही हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या करना है. ओके, तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे देखो सिंपली क्या बोल रहे हो, P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू E ग्रेटर देन इक्वल्स टू Z एंड R इज लेस देन और इक्वल्स टू E. और मुझे क्या दिया है कंक्लूजन, R इज इक्वल्स टू P एंड P इज ग्रेटर देन R. R इज इक्वल टू P मीन्स P इज इक्वल्स टू R. अब P और R में रिलेशन देखो क्या है, P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू E और E इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R है. इसी को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, E इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू R. यहाँ पे लिख रही सपोज. ओके, E इज ग्रेटर देन इक्वल टू R और P और E के बीच में रिलेशन क्या है, P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू E. अब इन P और R के बीच में सिंबल्स कौन कौन से आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू. इसका मतलब P और R के बीच में रिलेशन क्या बन जाएगा, P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू R. इट मीन्स दैट P इज आइदर ग्रेटर देन R और P इज इक्वल्स टू R. एक तो इन दोनों में से कोई एक ही सिचुएशन जो होगी वो करेक्ट होगी. आइदर P जो है वो R से ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकते. इसका मतलब जो ऑप्शन 1 और 2 है वो क्या आएगा, आइदर 1 और 2 फॉलोज. ओके, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन आइदर 1 और 2 फॉलोज. ओके, वो देख के ही हमें समझ रहा है. ये सब लिखने टाइम वेस्ट, अभी ये सब एक्चुअल में टाइम वेस्ट है एग्जाम के लिए. हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है, हमें देख के ही समझना है. अब देखो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब यहाँ पे मुझे y और v में रिलेशन पूछा है. अब देखो y और v के बीच में सिंबल कौन कौन से, देखो ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर. जब भी ऑपोजिट सिंबल आते हैं तब उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है. यहाँ पे रिलेशन क्या आएगा, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर. इसका मतलब v इज ग्रेटर देन y और उन्होंने क्या बोला, y इज लेस देन v. इसका मतलब ये फॉलो हो रहा है, y इज लेस देन v. सेम देखो a और s के लिए, देखो a और s के बीच में सिंबल्स कौन कौन से, लेस और ग्रेटर. ऑपोजिट सिंबल्स आ गए, मतलब रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड. इसका मतलब ओनली वन फॉलोज. ओके, इसका क्या आएगा, ओनली वन फॉलोज. नेक्स्ट यहाँ पे देखो सिमिलरली यहाँ पे n और k के बीच में, तो मैं सिंपली क्या देखूंगी, k दिख रहा है, n दिख रहा है. दोनों के बीच में सिंबल देखो कौन से, लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू. दोनों ऑपोजिट सिंबल आ गए, ऑपोजिट सिंबल आ गए, मतलब ये फॉलो नहीं होगा. सेम यहाँ पे देखो R और Q के लिए. अभी देखो R और Q के बीच में F. अगर मैं इन दोनों को एक साथ अगर लिखती हूँ, Q इज लेस देन F. ओके, अभी समझने के लिए देखो, Q इज लेस देन F और F इज लेस देन और इक्वल्स टू R लिख सकती हूँ. इसका मतलब R इज ग्रेटर देन Q हो जाता है. इसी को अगर मैं उल्टा लिखती हूँ तो R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू F ग्रेटर देन Q. R और Q के बीच में दो सिंबल आ रहे, तो दोनों सिंबल में प्रायोरिटी किसे देती हूँ, ग्रेटर देन को. इसका मतलब R इज ग्रेटर देन Q इज अ फॉलो. सो ओनली टू फॉलोज. ओके, अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन था इनइक्वालिटी का. इसमें क्या बोल रहे हैं, K और E के बीच में रिलेशन. K और E के बीच में देखो सिंबल्स कौन कौन से दिख रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू. अगर मैं उल्टा लिखती हूँ क्योंकि मुझे K यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, E और B के बीच में रिलेशन, E इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू K. इसका मतलब K इज लेस देन इक्वल्स टू E. और अभी D और B के बीच में रिलेशन देखो, D और B के बीच में भी रिलेशन क्या आ रहा है, D इज लेस देन K. यहाँ भी इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली. देखो सिंपली देखो मुझे क्या है, B और D के बीच में अगर रिलेशन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर. इसका मतलब मैं ग्रेटर को इंपॉर्टेंस देती तो B इज ग्रेटर देन D. लेकिन वो क्या बोल रहे, D इज ग्रेटर देन B. तो क्या ये फॉलो होगा, D जो है वो B से लेस है. इसका मतलब ये फॉलो नहीं होगा. दैट मीन्स ओनली वन फॉलोज. ओके, चारों क्वेश्चंस हो गए. आपको समझाना था इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है. आप खुद करोगे वहां पे प्रैक्टिस से तो आपका ये 1 मिनट के अंदर चारों क्वेश्चंस भी हो जाते. ओके, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. इसके बाद देखो अभी मैं जा रही हूँ सिलॉक्स की तरफ, राइट. तो उसमें अगर फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है उन्होंने, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है तो मैं डायरेक्टली डायग्राम निकाल रही हूँ. ठीक है, स्टेटमेंट का डायग्राम उन्होंने देखो क्या बोला, ओनली अ फ्यू लैम्प्स आर बॉटल.
सबसे पहले देखो ओनली अ फ्यू का मीनिंग क्या होता है। ओनली अ फ्यू मतलब क्या, सम, थोड़े बहुत है, लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि थोड़े बहुत तो है बट ओनली अ फ्यू मीन्स ऑल नहीं है। समझ रहे हो कि थोड़े बहुत जो ए, सपोज क्या बोल रहे हो, ओनली अ फ्यू लैम्प्स आर बॉटल्स, मतलब थोड़ी बहुत जो लैम्प्स है वो बॉटल्स है, लेकिन सबके सब लैम्प्स बॉटल्स नहीं है। ओनली अ फ्यू का मीनिंग क्या होता है कि अगर ये लैम्प है ना, सपोज ये अगर लैम्प है तो ओनली अ फ्यू लैम्प्स आर बॉटल, मतलब लैम्प्स का थोड़ा सा ही पार्ट बॉटल है, सारे के सारे लैम्प्स बॉटल नहीं हो सकते। इसका मीनिंग यही होता है। ओके, ओनली अ फ्यू का मीनिंग सबसे पहले देखो क्या है, ओनली अ फ्यू मतलब सम होता है, ऑल नहीं हो सकता। ठीक है, और उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, नो बॉटल इज अ शिप, और जो बॉटल है वो क्या है, शिप नहीं है। ओके, ये जो बॉटल है वो शिप नहीं है। और कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं वो, सम शिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स, सम शिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स। क्या शिप्स और लैम्प्स में कुछ रिलेशन मिल रहा है मुझे कि शिप्स लैम्प है नहीं है, कुछ रिलेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसमें कोई भी नहीं। और सेकंड क्या बोल रहे हैं वो, ऑल लैम्प्स कैन नेवर बी अ शिप्स, ऑल लैम्प्स कैन नेवर बी अ शिप। वो क्या बोल रहे कि सारे के सारे लैम्प्स जो है वो शिप नहीं हो सकते, क्योंकि देखो सारे के सारे लैम्प्स को शिप होने के लिए मुझे क्या रिलेशन बनाना पड़ेगा, यहाँ पे शिप लाने पड़ेंगे, तब जाके ऑल लैम्प्स शिप हो जाएंगे। और अगर सारे के सारे लैम्प शिप हो जाते तो ये जो बॉटल का पार्ट है ये भी शिप में आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि नो बॉटल इज ए शिप, इसका मतलब ऑल जो लैम्प्स है वो सारे के सारे लैम्प शिप नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मैं लेके आती हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट शिप में चला जाता है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। बॉटल का थोड़ा भी पार्ट मुझे शिप में नहीं चाहिए, मुझे स्टेटमेंट में बोला है। स्टेटमेंट कभी भी गलत नहीं होता, स्टेटमेंट को ही मुझे देखना है, स्टेटमेंट देख के मुझे कंक्लूजन बताना है। समझ रहे हो, तो स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है कि बोतल का थोड़ा सा भी पार्ट शिप नहीं चाहिए। इसका मतलब अगर मैं सारे के सारे लैम्प्स अगर शिप में कर देती हूँ तो बोतल का थोड़ा सा पार्ट शिप में चला जाता है, जो कि मुझे नहीं चलेगा। इसका मतलब ऑल लैम्प्स कैन नेवर बी शिप, मतलब वो जो बोल रहे हैं वो ट्रू है। सो ओनली टू फॉलोज, वो जो सेकंड स्टेटमेंट है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो आएगा वो क्या आएगा, ओनली टू फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज। ओके, ये अभी आपको समझाने के लिए इतना सब लिख के दिया है, वहां पे आप डायरेक्टली मार्क करोगे। ठीक है, समझ रहे हो, सिलेबस में कंफ्यूजन नहीं होना है ओनली अ फ्यू के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट वो क्या बोल रहे हैं, ओनली अ फ्यू वेल्स आर मैट्स। ओके, ओनली अ फ्यू वेल्स, अगर ये वेल्स है तो ओनली अ फ्यू वेल्स आर मैट्स। ठीक है, और उन्होंने सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला है, ऑल पिलोज आर मैट्स। ऑल पिलोज मतलब सारे के सारे पिलो किस में आएंगे, मैट्स में आएंगे। ऑल पिलो आर मैट्स, ये मेरा स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब मैं उससे कंक्लूजन चेक करूंगी। कंक्लूजन देखो क्या दिया है यहाँ पे, देखो कंक्लूजन बोला है उन्होंने, एटलीस्ट सम पिलोज आर वेल्स। अब देखो पिलोज और वेल्स में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या आपको, है उसमें दोनों के बीच में कोई रिलेशन, बीच में वो कोई भी ज्वाइन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसका मतलब उनके बीच में कोई भी रिलेशन हम नहीं बता सकते। सेकेंड वो क्या बोल रहे हैं, ऑल वेल्स कैन नेवर बी पिलो। अगर सारे के सारे वेल्स पिलो हो गए, सपोज अगर मैं ये जो पूरा का पूरा वेल का पार्ट है इसमें अगर यहाँ पे लेके आती हूँ ऑल वेल्स, अगर मैं पिलो कर देती हूँ, तो देखो मेरा जो स्टेटमेंट है उन्होंने क्या बोला था, ओनली अ फ्यू वेल्स आर मैट, कि थोड़ा ही वेल का थोड़ा ही पार्ट मैट होना चाहिए। अगर वेल पूरे के पूरे अंदर आ गए तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑल वेल्स आर मैट्स। अगर मैं वेल को यहाँ पे लाती तो इसका मीनिंग ये बन जाता है, ऑल वेल्स आर मैट्स, जो कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ओनली अ फ्यू वेल्स आर मैट्स, वेल्स का थोड़ा सा ही पार्ट्स मुझे मैट्स में चाहिए। इसका मतलब ये वेल्स सारे के सारे अंदर में नहीं ला सकती। इसका मतलब वो जो बोल रहे हैं ऑल वेल्स कैन नेवर बी बिलो, दैट्स द ट्रू। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, मतलब बी इज करेक्ट, ओनली टू फॉलोज। समझ रहे हो, ओनली फ्यू से कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा समझोगे तो हो जाएगा। कंक्लूजन को बस यहाँ पर ट्राई करके देखो कि क्या हो रहा है, कि अगर मैं कंक्लूजन को अप्लाई करती हूँ तो क्या मेरे स्टेटमेंट में कुछ फर्क पड़ रहा है। अगर मेरा स्टेटमेंट चेंज करना पड़ रहा है मुझे कंक्लूजन को फॉलो करने के लिए, तो इसका मतलब मेरा कंक्लूजन रॉन्ग है। मेरे कंक्लूजन से स्टेटमेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब वो राइट आता है। अगर स्टेटमेंट को प्रॉब्लम हो रही, इसका मतलब मेरा कंक्लूजन रॉन्ग है। समझ रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, ऑल बाम्बूज आर स्टिक्स। ओके, ऑल बाम्बूज आर स्टिक्स, मतलब अगर ये मेरे बाम्बूज है तो सारे के सारे बाम्बूज क्या है, स्टिक्स है। ओके, और नेक्स्ट क्या बोल रहे हो, नो बाम्बू इज ए डिश, और ये जो बाम्बूज है वो कोई भी बाम्बू क्या नहीं है, डिश नहीं है। ठीक है, नो बाम्बू इज ए डिश। और उसमें देखो अभी उन्होंने क्या बोला है, कंक्लूजन देखो, नो स्टिक इज ए डिश
एंड सम स्टिक्स आर डिशेस, स्टिक डिशेस। ओके, ये देखो जब भी दोनों भी कंफ्यूजन में, अभी मैं यहाँ पे क्यों लिख रही देखो, ओके, नो स्टिक्स आर डिश, और यहाँ पे क्या बोल रहे, सम स्टिक्स आर डिशेस, राइट। अब देखो जब भी स्टिक्स स्टिक्स, डिश डिश, सेम सेम आ रहा है, सम और नो आता है। ओके, जब भी सम और नो में आता है, नो स्टिक्स आर डिश और सम डिश स्टिक्स आर डिश है, इसमें देखो स्टिक्स और डिशेस में देखो बाम्बू तो डिश नहीं है, राइट, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिश कर लेती हूँ तो क्या कोई फर्क पड़ता है, फिर भी मैं सेम अप्लाई कर सकती हूँ, समझ रहे हो। इसका मतलब अगर मैं स्टिक्स को सम स्टिक्स आर डिश अगर कर देती हूँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, लेकिन वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड है क्या, नहीं है। लेकिन सेकंड ऑप्शन उन्होंने क्या मुझे बोला है, सम स्टिक्स आर डिश और नो स्टिक, मतलब इस स्टिक्स और डिश के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, एक तो थोड़े बहुत स्टिक्स डिश हो गए या फिर कोई भी नहीं होगा, इन दोनों में से एक ही रिलेशन होगा, कुछ और तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन आ जाता है आइदर और का, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों भी सेम के लिए बोला है, आइदर सम डिशेस हो सकते स्टिक या फिर कुछ भी नहीं हो सकता, और दोनों के दोनों ऑप्शन मुझे दिए है और मुझे ऑप्शन भी दिया है आइदर और का, तो उस टाइम पे आपका आ जाता है सी, दैट मीन्स आइदर 1 और 2। ओके, आइदर 1 और 2, ये समझ रहे हो। आइदर और की जो कंडीशन है, हम इस पे स्पेशल एक लेक्चर भी लेंगे सिलॉक्स पे, उसमें आप और अच्छे से समझ जाओगे। जब भी सम और नो आता है, मतलब दोनों भी एक साथ है, दोनों सेम चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं, और अगर इंडिविजुअली भी सॉल्व करती हूँ दोनों को तो दोनों भी रॉन्ग आते हैं। मतलब देखो अगर मैं इंडिविजुअली सॉल्व करती हूँ, नो स्टिक्स आर डिश, ओके, तो यहाँ पे कुछ रिलेशन था क्या, देखो नो स्टिक्स और डिश, स्टिक और डिश में कुछ रिलेशन था नहीं, मतलब वो नहीं आ रहा था। यहाँ पे सम स्टिक्स आर डिश, स्टिक्स और डिश के बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं था, तो मतलब मैं दोनों भी रॉन्ग कर देती, दोनों भी फॉलो नहीं होते, तो उस टाइम पे आइदर और का कंडीशंस अप्लाई होता है। ओके, इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना, ओनली और फ्यू में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा दिमाग शांत रख के करो, 3 मार्क्स के लिए आ गया, बहुत इजी आता है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है, थोड़ा सा शांति से करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम सीधा जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग की तरफ। ओके, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चंस होते हैं, 5 मार्क्स मिल जाते हैं आपको आसानी से। अब देखो यहाँ पे मेरे सामने ये मुझे दिया है, ये जो सेंटेंस दिए कुछ वर्ड्स और उनके लिए कोड्स दिए जो कि सीक्वेंस में नहीं है, मतलब नॉट नेसेसरी कि लेफ्ट के लिए एल है, ऑफ के लिए एन है, ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे खुद को कोड्स ढूंढने हैं, ठीक है। अब देखो उसमें उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर होम, होम वर्ड के लिए क्या कोड है। अब देखो होम वर्ड कहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे होम वर्ड देखो, यहाँ पे एक होम है, राइट, और देखो यहाँ पे एक होम है और यहाँ पे एक होम है, इसका मतलब सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ में कॉमन वर्ड चाहिए। अब यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, DID है, आरी मुझे कॉमन दिख रहा है, आरी और आरी, तीनों में भी कॉमन आ गया, इसका मतलब होम के लिए क्या वर्ड आ गया, आरी, दैट्स द आंसर, हो गया 8 मार्क्स। ओके, उन्होंने उसमें क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच में विद द पॉसिबल कोड फॉर कॉज ऑफ क्लैरिटी। ओके, आपको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ चाहे तो, कॉज ऑफ क्लैरिटी, इसके लिए उन्होंने मुझे पूछा है, ठीक है। अब देखो कॉज ऑफ क्लैरिटी आपको कहाँ पर दिख रहा है, कॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक, और कॉज कहाँ पे दिख रहा है क्या, नो। ऑफ कहाँ पे दिख रहा है, देखो ऑफ मुझे दिख रहा है, सपोज मैं इस ऑफ को स्टार कर देती हूँ, ठीक है। और क्लैरिटी यहाँ पे दिख रहा है क्लैरिटी, और यहाँ पे दिख रहा है मुझे क्लैरिटी, ठीक है। अब इन तीनों के लिए मुझे वर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है। अब देखो उसमें क्या आएगा, स्टार्टिंग में अभी ऑफ और ऑफ दोनों में कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं, तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, आरी तो ऑलरेडी चला गया, देखो क्या दिख रहा है मुझे कॉमन, एल और एल, इसका मतलब ऑफ के लिए क्या आ गया, एल और एल, राइट। उसके बाद क्या वर्ड बचता है, क्लैरिटी और कहीं पर भी है, क्लैरिटी यहाँ पर और यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पर भी क्लैरिटी, देखो मतलब मुझे तीनों में भी कॉमन चाहिए। फर्स्ट इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है, देखो आरी तो चला गया, फर्स्ट यानी के और के यहाँ पे दिख रहा है मुझे, राइट, इसका मतलब इसका क्या आएगा, के और के, मतलब क्लैरिटी के लिए क्या आ गया, के। उसके बाद बचा क्या, कॉज यहाँ पर अकेला है, कॉज ऑफ और एंड होम, तो देखो यहाँ पे क्या है, कॉज और एंड यहाँ पर है, राइट, तो एंड भी यहाँ पर भी एंड है, यहाँ पर भी एंड है, और जो कॉज है वो अकेला है, तो मुझे ऐसा कोड चाहिए जो कि अकेला है। यहाँ पे कॉज और एंड के लिए देखो क्या क्या, DI और SA तो है, लेकिन दोनों में से मुझे एक भी नीचे नहीं चाहिए, क्योंकि कॉज मेरा यूनिक है इन सब में। तो देखो DI अगर मैं देखती हूँ तो DI यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है,
इसका मतलब उसके लिए तो नहीं आएगा, तो बचता क्या है एस ए, मतलब कॉस के लिए क्या आएगा एस ए। सो माय आंसर इज कॉस एल ए, एस ए एल ए के। सो कौन सा ऑप्शन है उसके लिए, देखो ऑप्शन नंबर बी है, के एस ए एल ए। सो ऑप्शन नंबर बी। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने क्या बोला है, इफ सिटी क्रिएट क्लैरिटी, सिटी क्रिएट क्लैरिटी इज मीन्स एफ आई के और डी ए, इन तीनों के लिए मुझे ये कोड दिए, नॉट नेसेसरी कि सीक्वेंस में। ओके तो उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द कोड फॉर क्रिएट, तो क्रिएट के लिए क्या कोड आएगा। ओके उन्होंने मुझे दिया है सिटी क्रिएट क्लैरिटी के लिए वर्ड दिया, और मुझे क्या पूछा है क्रिएट के लिए मुझे वर्ड पूछा है। ठीक है अब देखो इसमें से कहां से कुछ मिल रहा है मुझे क्लैरिटी के लिए ऑलरेडी के ए मिल गया, इसका मतलब ये क्लैरिटी और के तो ऑलरेडी चला गया। तो क्रिएट के लिए और सिटी के लिए देखो आइदर क्रिएट के लिए डी होगा और एफ आई होगा। अब देखो क्रिएट यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है क्या, मुझे क्रिएट वर्ड यहाँ पर है, और क्रिएट वर्ड में देखो एफ आई और डी आई में से यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे ओनली डीए दिख रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा क्रिएट का डीए। सो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा था वहां पे, ऑप्शन नंबर ए डीए। ओके उसके बाद जो नेक्स्ट दो क्वेश्चंस दिए वो भी उन्होंने कोडिंग डिकोडिंग के ही, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा दूंगी, आप मुझे उसके सॉल्यूशंस बताएंगे। ठीक है अभी कोडिंग डिकोडिंग के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अब देखो इसके बाद हम सीधा जाएंगे डायरेक्टली पजल्स पर। ओके तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट पजल दिया था वो क्या बोला है उन्होंने, पैरेलल लाइन वाले जो 2 रोज वाले आता है वो वाला पजल आपको आया है। सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन ठीक से रीड करो ताकि आपको समझे। ठीक है और उन्होंने क्या बोला है 10 पीपल आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, 2 पैरेलल रोज है, कुछ जो लोग हैं वो नॉर्थ की तरफ फेस है, किसी का साउथ की तरफ फेस है, और दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे। ओके एम एन ओ पी क्यू जो है वो नॉर्थ में हो गया, और एबीसीडी ई जो है वो साउथ में फेस हो गए, ये उन्होंने शॉर्ट में बताया। ठीक है तो अब देखो मैं ना यहाँ पे 2 कंडीशंस लेके चलूंगी। ठीक है क्योंकि मुझे पता है कि बाद में मतलब बाद में ये हो जाता है कंफ्यूज हो जाता है, इसके पहले अच्छा है कि पजल में मैं हमेशा 2 कंडीशन साथ में लेके ही चलूंगी। ठीक है तो नीचे देखो यहाँ पे अगर सपोज 1 2 3 4 5 राइट, तो वो क्या बोल रहे थे कि एमएनओपी जो वो नॉर्थ की तरफ थे, मतलब नीचे क्या आएंगे एमएनओपी क्यों आएंगे, और ऊपर कौन आएगा एबीसीडी, क्योंकि वो क्या आएगा इनका फेस जो होगा वो साउथ में होगा और इनका जो फेस है वो क्या होगा नॉर्थ में होगा। राइट यहाँ पर भी एबीसीडी ई ऊपर आएंगे क्योंकि इनका फेस साउथ में है, और एमएनओपी क्यू मैं यहाँ पे ले रही हूँ क्योंकि इनका फेस नॉर्थ में एक दूसरे की तरफ बैठे। ठीक है अब देखो सीधा हम डायरेक्टली जाते हैं कि क्या दिया है क्वेश्चन में। मैं सबसे पहले ये ढूंढू कि क्या मुझे किसी की फिक्स पोजीशन मिली है, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 पीपल सिट बिटवीन एम एंड पी, एम सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर। वो क्या बोल रहे हैं एम किसी एक कॉर्नर पे, तो एम आइदर इस कॉर्नर में होगा या फिर इस कॉर्नर में होगा। मैं दोनों भी कंडीशन साथ में लेके चल रही हूँ। सपोज स्टार्टिंग में मैं कंसिडर कर रही हूँ राइट कॉर्नर में, और यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ लेफ्ट कॉर्नर में। ठीक है उसके बाद उन्होंने क्या बोला 2 पीपल बैठ रहे हैं एम और पी के बीच में, तो एम अगर यहाँ पे तो मेरा पी यहाँ पे आएगा, और अगर एम मेरा यहाँ पे तो मेरा पी यहाँ पे आएगा। राइट उसके बाद पूरा क्वेश्चन एक बार देखो, इमीडिएट नेबर ऑफ पी फेसेस द बी, 2 पीपल सिट्स बिटवीन बी एंड डी। पी का जो इमीडिएट नेबर है वो बी है, और बी और डी के बीच में 2 पीपल है। राइट तो पी का अगर इमीडिएट नेबर सपोज यहाँ पे अगर मैं बी देती हूँ तो देखो बी और डी के बीच में 2 पीपल के लिए प्लेस बचता है क्या, नहीं बच रहा है। इसका मतलब जो P होगा वो यहाँ पे B आएगा, P का जो इमीडिएट नेबर फेसेस द B एंड 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन B एंड D। सेम यहाँ पर भी देखो बीच में तो नहीं आना चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर B आता है तो 1 और D यहाँ पे आ जाता है। राइट उसके बाद देखो उन्होंने क्या बोला है नेक्स्ट, A एंड C आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर एंड C डज नॉट सिट ऑपोजिट टू P। C जो है वो P के ऑपोजिट में नहीं, मतलब यहाँ पे C फिक्स नहीं है और यहाँ पर भी C फिक्स नहीं है। और वो क्या बोल रहे हैं ए और सी जो है वो दोनों एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है। अभी देखो यहाँ पे अगर नहीं है तो इन दोनों में इमीडिएट नेबर आता है क्या, मतलब प्लेस ये दोनों ही है। राइट ए और सी को दोनों के एक दूसरे के तो नेबर होना ही है, और यहाँ पे सी नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ पे ए और यहाँ पे सी आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पे सी नहीं, मतलब यहाँ पे ए और यहाँ पे सी आ सकता है। तो अगर ए बी सी डी तो ई यहाँ पे आएगा और ई भी यहाँ पे आएगा। है उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, E sits third to the right of A, E sits third to the right of A। E जो है वो A के थर्ड राइट में है। यहाँ पे देखो यहाँ पे नॉर्थ साउथ की तरफ है ना फेस उनका, ये सबका फेस किस तरफ है देख रहे हो आप, साउथ की तरफ है। तो वो क्या बोल रहे थे E sits third to the left of A, सॉरी A के लेफ्ट में E को बैठना है। अगर साउथ नीचे की तरफ फेस है तो A का लेफ्ट यहाँ पे आएगा,
राइट। यहाँ पे देखो अगर ये ई जो है राइट में आ जाता है, जो कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरा ई जो है वो क्या है, ई के लेफ्ट में, इसका मतलब ये ऊपर वाला कंडीशन मेरा राइट है। और अभी नीचे के दो बच गए, उनका देखो क्या बोला उन्होंने, क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एन। अभी ये नॉर्थ की तरफ है और क्यू जो है वो एन के सेकेंड राइट में है। तो अभी यहाँ पे सेकेंड राइट मतलब बीच में कोई एक होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे एन है तो क्यू सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, इतना ही बोला था, क्यू सीट सेकेंड। और बचा कौन फिर अभी, एम एन ओ बच गया, बस यही तो मेरा आ गया, नीचे का कंडीशन रॉन्ग प्रूफ हो गया। ओके, समझ रहे हो। अब देखो इस पे क्वेश्चंस पूछते, क्वेश्चंस बहुत इजीली 5 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। क्या बोला था उन्होंने, हु अमंग द फॉलोइंग इज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, क्यू का नेबर कौन है, ओ और पी, उसमें से ऑप्शन में क्या है, ओ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बोला हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में कितने पीपल है, देखो डी, इसका फेस कहाँ पे दिख रहा है, नीचे है, इसका मतलब इसका राइट यहाँ पर आएगा। इसके राइट में कितने, 1 2 3 पीपल्स है, सो ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये कंफ्यूज नहीं होना है, डी का राइट मतलब हमारा राइट नहीं करना है, ये साउथ की तरफ फेस है, ये हमें देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज फेसिंग पी, पी को कौन फेस कर रहा है, ए, सो ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट बोला एज मेनी पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ ए एज सिटिंग टू द राइट ऑफ, ए के राइट में जितने हैं, ए के राइट में कितने, देखो अगर इसका यहाँ पे फेस है तो यहाँ पे एक ही पीपल है, तो इतने ही किसके राइट में बैठ रहे हैं, यहाँ पर ओ के राइट में, क्योंकि ए के राइट में बी है तो ओ के राइट में भी एक ही पर्सन है, मतलब ओ आएगा, ऑप्शन नंबर डी। और उसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड वन आउट आपको फाइंड आउट करना है। क्या है ऑड वन, देखो बी पी, फर्स्ट पेयर दिया है मुझे बीपी, सेकेंड पेयर दिया है पीसी पीसी, थर्ड पेयर दिया है क्यू और डी का, क्यू और डी, बाद में दिया है एम और ए का, एम और ए देखो कहाँ पे मिल रहा है क्या, और क्या दिया था, ए और एन का, देखो सबके सब पेयर्स क्या है, एक दूसरे के बाजू में, और ए और एम कहाँ पे, दूर दूर पे, मतलब उसका आंसर क्या आएगा, ए एम। ओके, एम ए, ऑप्शन नंबर डी। इजी था, पजल्स आपको आराम से मार्क्स दे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद में उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा, वो क्या बोल रहे हैं, इन्हें अभी इसका क्वेश्चन का हम ओरली करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ओरली हम करेंगे। इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज ही विल से इज कोडेड एज 139, से टू हिम इज 352 और ही मे डू इज कोडेड एज 879, देन व्हाट इज द डेफिनेट कोड फॉर विल। विल कहाँ पे दिख रहा है मुझे, फर्स्ट में ही विल से, अगर मुझे विल बाद में नहीं दिख रहा है तो अगर मैं ही और से को कैंसिल आउट कर देती तो मुझे विल का मिल जाता है। अब देखो ही ऊपर भी और नीचे भी, एक बार ही में डू में भी ही है, तो ही में डू में और ही विल से में कॉमन कौन कौन सा है, 9 9, इसका मतलब 9 चला गया। उसके बाद से के लिए देखो, से ऊपर भी था और से टू हिम में भी कॉमन क्या था, 3 3, मतलब 9 और 3 कॉमन है, लेकिन जो विल है मेरा यूनिक है वो 1 है, यूनिक वर्ड विल है, और उसके लिए नंबर भी कौन सा यूनिक है, 1, इसका मतलब उसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है उसमें उन्होंने क्या बोला है, 4 of the following 5 are alike in certain way as per the English alphabetical order and thus from a group, सीधा पूछा है ऑड बनाओ। ओके, सीधा पूछा है ऑड पहचानो, इसमें से इन 5 में से और कौन सा है। अब देखो अगर मैं इसे ऑब्जर्व करती हूँ, एच आई जे, एच के बाद क्या आता है, एच आई जे के, ओके, पी क्यू आर एस ए बी सी डी, तो एम के बाद क्या आना चाहिए, एम एन, यहाँ पे एन आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे क्या है, एल है, मतलब ये रॉन्ग है। यहाँ पे देखो वी डब्ल्यू एक्स और वाई, इसका मतलब ये फोर्थ वन जो है वो क्या मेरा ऑड है, दैट्स द आंसर, सिंपल था। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर देयर इन अ वर्ड मिनट, each of which has as many letters between them in word as in English alphabetical both backward and forward। ओके, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, देखो कि ये जो लेटर्स है ना, अगर मैं अल्फाबेटिकल ए बी सी डी में देखती हूँ, जैसे कि हमें जो अल्फाबेट्स है उसमें भी उतने ही लेटर्स होने चाहिए जितने कि इनके बीच में। जैसे कि देखो एम के बाद क्या आता है, इसे चेक कैसे करते, देखो एम यहाँ पर है, एन ओ पी क्यू आर, कुछ कॉमन मिला, नहीं मिला, चलो छोड़ो, आई जे के एल एम, पीछे भी देखो जे मिल रहा है, नहीं, एन के बाद एन ओ पी क्यू मिल रहा है, एन के ओ और पी मिल रहा है क्या, नहीं, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स, कुछ मिला नहीं, टी के बाद देखो, टी के बाद यू आता है, टी के बाद यू,
ये देखो कॉमन आ गए दोनों, क्योंकि टी और यू के बीच में कोई लेटर आता है क्या? नहीं। यहाँ पर भी कोई आया है क्या? नहीं आया। यू VWX मिला क्या? नहीं। अभी ई में देखो, ई FGHI, ई और आई के बीच में कितने आते हैं? FGH आता है, मतलब 3 आते हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 लेटर्स है, मतलब ये वाला भी एक पेयर आ जाएगा। मतलब मुझे कितने पेयर मिले? TU और EI, 2 पेयर मिल गए। सो माय आंसर इज सिंपल था। ओके, अब देखो इसके बाद हम सीधा जा रहे हैं पजल पर। पजल में देखो उन्होंने क्या बोला है, 7 people ABCDEFG live in a 7th floor building where the topmost floor is number 7 and bottommost is a 1। सिंपल 7th फ्लोर की बिल्डिंग मुझे दी है। आप क्वेश्चन एक बार ठीक से रीड करो, तब तक देखो मैं यहाँ पे क्या करी। 7th फ्लोर की 7 6 5 4 3 2 1। ओके, मैंने ये बना दिया है, कंडीशंस बना रही हूँ। ठीक है, कंडीशंस में यहाँ पे बना के रख रही हूँ। 7 बिल्डिंग से टॉप मोस्ट को 7 है, ग्राउंड बॉटम मोस्ट को 1 नंबर है। वहां पे वो क्या बोल रहे हैं, 2 people आर लिविंग बिटवीन B एंड C। B लिव्स जस्ट अबोव A एंड नॉट मोर देन 3 people आर लिविंग अबोव A। A के ऊपर 3 से ज्यादा पीपल नहीं रह सकते, और B जो है वो A के जस्ट अबोव है। ओके, तो अब देखो A को मैं यहाँ पे नहीं ले सकती क्योंकि A के जस्ट अबोव B है, राइट। तो मैं A को यहाँ पे लेती हूँ तो B यहाँ पे आ जाता है, राइट। अगर मैं A को यहाँ पे लेती हूँ तो B यहाँ पे आ जाता है, और अगर मैं A को यहाँ पे लेती हूँ तो मेरा B यहाँ पे आ जाता है। और 3 से ज्यादा पीपल तो नहीं होने चाहिए, मतलब मैं A को यहाँ पे नहीं ले सकती हूँ, राइट। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, नॉट मोर देन, और B और C के बीच में 3 पीपल है, 2 पीपल है। तो अगर B यहाँ पे तो 1 2 यहाँ पे C आएगा, 1 2 यहाँ पे C आएगा, ऊपर तो जगह नहीं, मतलब 1 2 यहाँ पे C आएगा। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, D इज लिविंग ऑन एन इवन नंबर फ्लोर एंड लिव्स इमीडिएटली अबोव G। डी जो है वो क्या है, इवन नंबर फ्लोर पे। अभी देखो इवन यहाँ पे 6 4 और 2 यही पर था, और इमीडिएटली अबोव दी जी। सिमिलरली यहाँ पे इवन नंबर क्या है, 6 4 और 2, मतलब इनकी जगह पे आना चाहिए। तो अगर बी यहाँ पे 6 है तो पॉसिबल नहीं। यहाँ पे अगर डी लेती हूँ तो उसके जस्ट नीचे जी आना चाहिए था, जो कि नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ तो डी और जी यहाँ पर आ सकता है। और अभी देखो यहाँ पे 6 अगर डी यहाँ पे लेती हूँ तो नीचे जी जगह है क्या, नहीं है। यहाँ पे भी अगर डी लेती हूँ तो सॉरी, यहाँ पर तो डी के लिए जगह ही नहीं है और 2 के लिए भी जगह नहीं, मतलब ये वाला भी आ ही नहीं सकता। ओके, तो ये 2 ही कंडीशन मेरे पास बच गई। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, एफ इज नॉट लिविंग ऑन फ्लोर नंबर 5 एंड एफ इज लिविंग अबोव ई। अब देखो एफ, 2 ही कंडीशन बची, एफ और ई बचा है। एफ जो वो ई के अबोव है, अगर ई यहाँ पे और एफ अबोव लेती है, लेकिन एफ जो है वो 5 नंबर पे नहीं बैठना चाहिए। इसका मतलब ये एक जगह पे, और अगर मैं एफ को नीचे लेती हूँ तो एफ जो है ई के नीचे आ जाता है। इसका मतलब ये वाला कंडीशन भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एफ आएगा और नीचे क्या आ जाएगा, आपका ई आ जाएगा, क्योंकि ई जो है वो क्या है, एफ के नीचे है, राइट। तो अब उस पे जो क्वेश्चन पूछे थे वो हम देखते हैं। 5 क्वेश्चन बहुत इजी आ जाते हैं, आपको 5 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, उसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला है, हु इज लिविंग अबोव दी बी। बी के अबोव कौन है, एफ, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बोला हाउ मेनी पीपल आर लिविंग बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में कितने पीपल है, 2 पीपल है, 2। एज मेनी पीपल आर लिविंग अबोव ई एज लिविंग बिलो। ई के अबोव कितने, 1 2 3, तो नीचे भी 3 आने चाहिए, 1 2 3। किसके बिलो है वो भी ई के बिलो है, मतलब वो भी क्या आएगा, ई। उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो, क्वेश्चन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई आ गया उसका। नेक्स्ट बोल रहे हैं वो फाइंड आउट द ऑड वन आउट। ऑड वन मुझे पूछा है एफ बी, फर्स्ट पेयर दिया है मुझे एफ और बी का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए, एफ बी। नेक्स्ट दिया है उन्होंने मुझे ए, थर्ड दिया है ए बी जो है वो भी एक साथ है। उसके बाद उन्होंने मुझे डी ई। अब डी और ई के बीच में एक आ गया, बाकी जो पेयर थे उनके बीच में कोई भी नहीं था। इसका मतलब मैं आंसर है डी। और लास्ट बोला है हु इज लिविंग इमीडिएटली बिलो सी। सी के इमीडिएट बिलो कौन है, डी है। सो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमको दिया है वो दिया है ब्लड रिलेशन पर। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन ठीक से रीड करो। क्वेश्चन में देखो वो क्या क्या बोल रहे हैं। ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। ए जो है वो क्या है, बी का ब्रदर है। ब्रदर है मतलब वो मेल हो गया, तो मैं क्या करूंगी, ए को यहाँ पे, और बी की मुझे पता नहीं कि वो आइदर ही इज मेल और फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, सी इज ए ब्रदर ऑफ आर हु इज मैरिड टू एस। सी इज ए ब्रदर ऑफ आर, यहाँ पे उनका कुछ रिलेशन दिया है सी और आर का। मैं और एक नेक्स्ट सेंटेंस रीड करके देखती हूँ क्या इनसे कोई रिलेशन है। नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, आर इज द ओनली डॉटर ऑफ बी।
आर जो वो क्या है, बी की ओनली डॉटर है। ओनली डॉटर मतलब क्या होता है कि सिंगल, अकेली डॉटर है, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोल रहे, सॉरी, आर इज ए ओनली डॉटर ऑफ बी। और आर का मुझे क्या दिया था, आर सी इज ए ब्रदर ऑफ आर हु इज मैरिड टू एस। ये जो आर है वो मैरिड किससे, एस से। अगर वो फीमेल है तो ये मेल। और वो किसका ब्रदर है, सी किसका ब्रदर है, आर का ब्रदर कौन है, सी है। मतलब बी का ये बेटा हो गया क्योंकि ये तो उसकी बेटी थी, राइट। और बी का तो मुझे अभी तक पता नहीं है कि मेल है और फीमेल है। और वो क्या बोल रहे, टी इज ए सन ऑफ आर, टी इज ए सन ऑफ आर। टी जो है वो क्या, आर का सन है, ठीक है। बी की बेटी है आर, बेटा है सी, इस आर का हस्बैंड है एस, उनका बेटा है टी, और ये ए जो है वो बी का ब्रदर है, ठीक है। ये मुझे दिया गया था। उसमें अभी देखो क्वेश्चंस क्या पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है, ओके। सी इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, सी जो है वो एस का ब्रदर इन लॉ हो गया, राइट, क्योंकि वो क्या हो गया, बहन का हस्बैंड, मतलब वो ब्रदर इन लॉ आ गए, इसका मतलब ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोला है, एस इज अ मदर ऑफ टी, एस जो है वो टी की मदर है, एस जो वो टी का फादर है, क्योंकि ये मेल आ गया, मतलब वो जो बी जो ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है तो एक और क्रॉस चेक कर लो, टी इज अ ग्रैंडसन ऑफ बी, बी का ग्रैंडसन है टी। ए इज ए अंकल ऑफ आर, ए जो वो का अंकल आ जाएगा क्योंकि इसके आइदर मदर या फादर है, लेकिन उनका भाई मतलब अंकल हो गया। और सी इज अ मैटरनल अंट ऑफ टी, सी जो वो टी की अंट, मैटरनल अंकल ऑफ टी, सॉरी, सी इज अ मैटरनल अंकल ऑफ, ओके, उसके मम्मी का भाई मतलब मैटरनल अंकल हो गया, इसका मतलब ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली इफ बी इज अ मेल। अगर बी भी मेल है तो मेल मेंबर कितने हैं, जो स्क्वायर में वो मेल मेंबर 1 2 3 4 5। सो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, वो डी 5। और क्या बोला उन्होंने, हाउ इज एस रिलेटेड टू बी, एस जो है वो बी से कैसे रिलेटेड है, मुझे बी का जेंडर पता नहीं है, तो एस कौन आ जाएगा, उसके बेटी का हस्बैंड, मतलब सन इन लॉ। सो ऑप्शन नंबर ए सन इन लॉ, ओके। इजी था, ब्लड रिलेशन बहुत इजीएस्ट होता है, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन ये बहुत इजीएस्ट टॉपिक है, ये आपको 100% करनी ही है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक पजल दिया है, चलो हम सीधा जाते हैं पजल की तरफ। अब देखो जो पजल दिया है वो क्या बोल रहे हैं, 7 पीपल आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर विथ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजसेंट। फेसिंग द सेंटर मतलब सबका फेस सेंटर में, बहुत इजीएस्ट होगा, ओके। 7 पीपल है, यहाँ पर भी मैं 2 कंडीशन पहले से ही साथ में लेके रखती हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीपल से सबका फेस इनवर्ड है, ठीक है। ये आपको अभी समझ जाएगा, सबका इनवर्ड है तो दिखाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, P सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। P जो है वो कहाँ पे, इमीडिएट राइट ऑफ Q, Q के इमीडिएट राइट में। अगर सपोज यहाँ पर Q है तो उसका इमीडिएट राइट P यहाँ पे हो जाएगा, राइट। सेम मैं सेकंड के लिए भी ले रही तो Q, P सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ Q। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन P एंड S आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट। पी और एस के बीच में एक ही पर्सन है, फिर चाहे वो राइट से हो या लेफ्ट से हो। अगर लेफ्ट से होता है तो एस यहाँ पे आएगा, और अगर राइट से होता है तो एक छोड़ के एस यहाँ पे आएगा, राइट। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस। यू जो वो क्या है, एस के थर्ड राइट में। अगर एस यहाँ पे 1 2 3 मतलब यहाँ पे यू आएगा, अगर एस यहाँ पे तो 1 2 3 यहाँ पे यू आएगा, ओके। नेक्स्ट वो क्या बोल रहे हैं, टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू। टी जो है वो यू का इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ पर ही जगह है, यहाँ पर भी, यहाँ पे तो ऑलरेडी क्यू है मतलब यहाँ पे जगह है। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, आर सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वी। आर जो वो क्या है, वी के सेकेंड लेफ्ट में, ओके। अगर ये इनवर्ड फेस है, अब देखो यही जगह है, यहाँ पे तो सेकेंड लेफ्ट के लिए जगह ही नहीं बच गई क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट हो जाते हैं, मतलब ये तो 100% रॉक है। तो क्या बोला था ना, आर इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ वी, वी के सेकेंड लेफ्ट में आर है, तो अगर यहाँ पे वी है तो उसका सेकेंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, आर। इसका मतलब दिस इज माई करेक्ट। बहुत इजीली हो जाता है। इसमें भी देखो अभी 5 क्वेश्चन है, बहुत इजीएस्ट 5 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। देखो क्या बोला उन्हें, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे ऑन द फॉर्म ऑड मैन आउट, सिंपल, ओके। पी और वी देखो क्या है यहाँ पे, ठीक है। पी और वी के बीच में कितने पीपल है, 1 2, एक मिनट चेक करते हैं और क्या क्या दिया है, वी क्यू यू और आर, ओके। तो अगर मैं पी के लेफ्ट से चेक करती हूँ तो 2 पीपल छोड़ के वी दिया है,
नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, वी और क्यू, वी और वी के राइट में दो पीपल छोड़ के क्यू है। उसके बाद क्या दिया उन्होंने, यू और आर, यू और आर में भी राइट से दो पीपल आर आ जाता है, राइट, वी के राइट से क्यू आ रहा था, यू के राइट पे आर आ रहा था। टी और पी, टी के भी राइट में दो पीपल छोड़ के पी आ रहा है, और एस और टी, एस में भी एस और टी के बीच में एक ही पर्सन है, बाकी सबके बीच में कितने, दो दो पीपल आ रहे थे, मतलब आपका रॉन्ग कौन सा आ जाएगा, एस टी। ओके, और उसके बाद अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन यू एंड क्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ यू, यू के अगर राइट से काउंट करती हूँ तो यू और क्यू के बीच में कौन से, इनवर्ड है, मतलब कौन, कितने पीपल है, नन, कोई भी नहीं है, सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बोला, इफ ऑल द पीपल आर मेड टू सीट एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम पी, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी विल रिमेन अनचेंज्ड। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को ना मैं ऊपर का रफ कर देती हूँ आपको समझने के लिए। देखो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि पी से मुझे स्टार्ट करना है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जैसे आते हैं ना, वैसे अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज करती हूँ, जैसे मुझे पी को तो सेम रखना है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी, ऐसे बन जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज अल्फाबेटिकली। तो वो बोल रहे हैं कि कितने रिमेन अनचेंज, कितने अनचेंज हो गए एक्सक्लूडिंग पी, मतलब क्या करना है, मुझे पी को नहीं काउंट करना है क्योंकि वो मुझे एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो अगर मैं उसे छोड़ती हूँ तो सेम कौन कौन सा बचा है, टी और यू, मतलब दो ही है, बाकी सब तो चेंज हो गए। इसका मतलब आंसर विल बी 2, ऑप्शन नंबर ई, राइट। 26 का तो ई बन गया। अभी 27 का देखो क्या बोल रहे हैं, हु सीट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकंड लेफ्ट में कौन है, 1 और 2, ये ऊपर का भी छोड़ दो, सॉरी, आर के सेकंड लेफ्ट में कौन है, क्यू है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, क्यू। और लास्ट क्वेश्चन है, एज मेनी पीपल सीट बिटवीन टी एंड वी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द टी, टी और वी के बीच में अगर टी के लेफ्ट से काउंट करती तो कोई भी नहीं है, राइट, सेम एज बिटवीन आर एंड डैश डैश व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द आर, आर के लेफ्ट से काउंट करती हूँ तो आर के और किसके बीच में कोई नहीं होगा, पी के बीच में, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों में कोई नहीं था, मतलब ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ई, पी। ओके, इजी था ये भी। अभी देखो एक लास्ट क्वेश्चन, शायद नहीं लास्ट नहीं है, और भी क्वेश्चंस है, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने जो दिया है डायरेक्शंस का पजल है, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो आपके सामने डायरेक्शंस के 2 क्वेश्चंस पजल दिया है। डायरेक्शन का क्वेश्चन हमें कभी भी छोड़ना नहीं है, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन होता है। डायरेक्शन के लिए हम क्या याद रखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये हमें याद है, तो आप डायरेक्शन के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें उन्होंने क्या बोला है, मेघना स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, सपोज ये मेरा ए पॉइंट है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, ओके। शी वॉक 7 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट, अभी वेस्ट कहाँ पर है, लेफ्ट की तरफ, मतलब यहाँ से वो 7 मीटर वेस्ट में आ गई, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रही है, 2 का लेफ्ट टर्न, अब अगर यहाँ पे तो उसका लेफ्ट टर्न नीचे आएगा, राइट, लेफ्ट टर्न एंड वॉक 2 मीटर, नीचे आ गई 2 मीटर चलने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, रीच पॉइंट सी, ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, सी पॉइंट है। उसके बाद शी देन टूक अ राइट टर्न एंड वॉक 4 मीटर टू रीच पॉइंट डी, फिर से राइट टर्न ले रही है। अब राइट टर्न इसका कहाँ पे आएगा, इस साइड में, और कितना चल रही वो 4 मीटर, और कौन से पॉइंट पे जा रही है, डी पॉइंट पर। फिर वो क्या कर रही थी, शी टूक ए राइट टर्न, फिर से उसने राइट टर्न लिया एंड वॉक 2 मीटर, फिर से राइट टर्न लिया और 2 मीटर चल गई। ये भी 2 था, ये भी 2 था, मतलब एक लाइन में आने चाहिए ये दोनों, ओके। राइट टर्न बिफोर टेकिंग अ फाइनल राइट, मतलब उसके बाद उसने फाइनल वाला एक राइट टर्न भी लिया है एंड वॉक 3 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, स्टॉप होने से पहले ये कितना जा रही है, 3 मीटर। अगर ये 4 है तो मेरा 3 यहाँ पे आना चाहिए, राइट, एंड बिफोर स्टॉपिंग एट पॉइंट बी, ऐसा बोल रहे वो, राइट। बस इतना ही तो दिया है, ये मेरा डायग्राम तो बन गया, ए पॉइंट से निकल गई थी, ओके। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी, बी से कौन से डायरेक्शन में ए। अब देखो ये सब सेम लाइन में, मतलब ये ईस्ट में ही है, और कितना डिस्टेंस है, ये 7 प्लस ये 3 हो गया, और ये टोटल तो 4 था, मतलब ये बीच वाला 1 होगा, मतलब 7 प्लस 1 कितना होगा, 8 मीटर ईस्ट में होगा, राइट। सो हाउ फार एंड इन पॉइंट ए कहाँ पे, 8 मीटर ईस्ट में, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। हम देखो नेक्स्ट में वो क्या बोल रहे हैं, विथ मेघना वॉक्स 2 मीटर टूवर्ड्स साउथ फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेस पॉइंट ई,
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स वुड फॉल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर वो ए से साउथ में चलती 2 मीटर पे, राइट, तो 2 मीटर मतलब ये यहाँ पे आ जाती ईस्ट को 2 मीटर में, तो वो बोल रहे कि कौन से 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आते। तो ऑप्शन में देखो ए बी ए डी स्ट्रेट लाइन कौन कौन सी दिख रही है मुझे, यहाँ पे कोई पॉइंट तो पता नहीं है। सी और डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सी और डी ये दोनों एक लाइन पर है, सो ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। ओके, ये हो गया। उसके बाद जो बचता है अभी देखो, एक लास्ट वाला सिर्फ एक पजल आपका बच गया, उसके बाद आपका रीजनिंग पूरा 40 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखो लास्ट पजल से पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है और शेयर भी करना है आपके फ्रेंड्स को, क्योंकि आपका अभी आरआरबी का एग्जाम है, उसके पहले आपको पूरा सॉल्यूशन आपके पास होना इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर का, राइट। तो अब देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ पीपल का क्वेश्चन है। इस टाइम पे हमें कंडीशंस भी लेनी होती है और बहुत सारे, जैसे देखो सर्टेन में हम लास्ट को ही करेंगे। जो सर्टेन वाला क्वेश्चन है ना, नॉर्मली हम इसे लास्ट में ही रखेंगे। मैं 2 कंडीशन साथ में लेके चल रही हूँ, ठीक है। अब देखो पहले रीड करते क्या बोल रही है वो, कोई फिक्स पोजीशन है क्या। वो क्या बोल रही है, बी सीट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। ओके, ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन बी एंड डी। डी सीट सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट। डी जो वो क्या है, सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट। सो अगर ये एक्सट्रीमेंट है तो यहाँ पे डी आएगा, और सिमिलरली अगर ये एक्सट्रीमेंट है तो यहाँ पर डी आएगा। ठीक है, ये डी को मैं ऊपर लिखती हूँ थोड़ा बड़ा सा, ठीक है, समझ जाए इसलिए। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, अब देखो मेरे पास क्या था, ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन बी और डी। अगर यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। सिमिलरली उस साइड पे जगह ही नहीं, तो 1 और 2 यहाँ पर भी आएगा। ओके, उसके बाद वो क्या बोल रहे थे, बी सीट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई। बी जो वो ई के फिफ्थ लेफ्ट में, लेफ्ट ई के लेफ्ट में, मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे ई आना चाहिए, तभी तो 1 2 3 4 फिफ्थ ई आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब ई के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे जगह ही नहीं बचती, मतलब ये कंडीशन यहीं पर रॉन्ग हो गई, तो मैं ऊपर को ही फॉलो करूंगी। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, ओनली 5 पीपल सीट बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में 5 पीपल है, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे एफ आ जाएगा मेरा, राइट। उसके बाद देखो वो क्या बोल रहे हैं, एस सीट्स 8 टू द राइट ऑफ एफ। एफ के 8 राइट में कौन है, एस है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे कौन आ जाएगा, एस। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, एज मेनी पीपल सीट बिटवीन ई एंड एस एज बिटवीन सी एंड एस। ई और एस के बीच में कितने पीपल है, 1 2 3 4 5, तो एस और सी के बीच में भी 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे सी, क्योंकि इस साइड में तो ऑलरेडी ई है। और लास्ट में क्या बोला, ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ सी। सी के राइट में कितने पीपल है, 1 और 2, बस सबके सब आ गए। अब देखो उसमें क्वेश्चंस क्या बोला उन्होंने, हाउ मेनी पीपल आर सीटिंग इन लीनियर अरेंजमेंट। टोटल कितने पीपल है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 24। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी 24। नेक्स्ट बोला, इफ जी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। इफ जी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, मतलब यहाँ पे जी अगर आ जाता है इस साइड में, तो क्या बोल रहे हैं वो, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड से क्या पोजीशन होगी, 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ पोजीशन होगी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्या बोला, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू ई। एफ की पोजीशन क्या है, ई के रिस्पेक्ट में फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड टू द लेफ्ट, राइट, सेकेंड टू द लेफ्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में कितने पीपल है, 2 पीपल है, 2, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू एफ। डी की पोजीशन क्या है, एफ के रिस्पेक्ट में, 1 2 3 4 5 6 टू द लेफ्ट, सो ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया आपके टोटल 40 क्वेश्चंस। फास्ट लगा आपको, बिल्कुल भी फास्ट नहीं था, उल्टा हमें बहुत स्लो किया। आपको एग्जाम में ये सब 20 मिनट्स के अंदर ही करना है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करो, शेयर करो। और नेक्स्ट वीडियो अभी हम नेक्स्ट भी क्वेश्चन पेपर से लेके आएंगे, और जितना हो सके हम ज्यादा से ज्यादा सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तब तक देखते रहो ट्रायम्फ ऑफ एंडेवर। ऑल द बेस्ट टू ऑल फॉर द एग्जाम। थैंक यू।